नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का 10वां दिन है, जिस पर आज तक की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत और राजेश पवार लगातार कीव से सबसे सटीक और सबसे तेज खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं आज एक और आज तक की टीम यूक्रेन के लवीव से कीव की ओर रवाना हुई है। श्वेता सिंह और गीता मोहन भी अब यूक्रेन में युद्ध से मैदान से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचा रही हैं। तो शंखनाद में शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार लड़ाई जारी है। दोनों ही ओर से अपने अपने दावे और अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह कहना है कि रूस पर प्रतिबंध यानी युद्ध के ऐलान जैसा। आपको बताते चले कि कई देशों की ओर से, यूरोपियन यूनियन की ओर से डॉनबास विवाद शांति से सुलझाने की कोशिश की। ये बात भी राष्ट्रपति पुतिन यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कीव ने रणनीति के तहत घेराबंदी की है। पुतिन की ओर से ये बातें कही गई। और सबसे बड़ी खबर, विशेष सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला हमारे लिए कठिन था, लेकिन बैन और बंद जिस तरह से किया गया है वो युद्ध के ऐलान जैसा। ये बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन ने शांति की कोशिशों को अड़ंगा लगाया, उसे शांति की दिशा में बढ़ने नहीं दिया। रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा पुतिन की ओर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दी गई। और यकीनन डॉनबास विवाद शांति से सुलझाने की हमने कोशिश की, लेकिन यूक्रेन उसके लिए तैयार नहीं था। ये बातें भी कहते हुए राष्ट्रपति पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं। रूस की अब आगे की मंशा क्या होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बताते चले, रूसी राष्ट्रपति की ओर से एक के बाद एक कई बड़े दावे किए गए और ये भी कहा गया कि शांति की कोशिशें हम कर रहे थे, लेकिन हमारी इन कोशिशों में अड़ंगा लगाने का काम यूक्रेन की ओर से किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जंग को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन ना जंग थमने का नाम ले रही है और ना ही तबाही। वक्त के साथ रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। आज एक बार फिर से यूक्रेन के शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, जहां दिन भर दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष आज देखने को मिला है। आगे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल यहीं से कायम है। दस दिन में आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। हमले तेज हो रहे हैं, धमाकों का शोर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के शहरों में रूसी सैनिक तबाही मचा रहे हैं। कीव, खार्किव, ओडेसा के साथ सुमी में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मैं दक्षिणी यूक्रेन की बात कर रहा हूं, जो क्रीमिया से लगा हुआ एरिया है। वहां से जो रूसी फौज है लगातार आगे बढ़ रही है। वहां घमासान युद्ध जारी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी यूक्रेन में कीव से लगता हुआ जो क्रीमिया से लगता हुआ एरिया है, वहां से लगातार रूसी फौज आगे बढ़ रही है। और एक दूसरा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए सर, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं यूक्रेन में। एक पे ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। जो टूटा हुआ न्यूक्लियर प्लांट है चेर्नोबिल, उस पे रूस ऑलरेडी बैठा है। ये अभी तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो यूजनो यूक्रेन इसका नाम है, जिससे सिर्फ रूसी सेना इस वक्त 30 किलोमीटर दूर है। और वो अगर इस पे भी कब्जा कर लेती है तो इसके बहुत इम्प्लीकेशन। कीव की ओर रूसी सेना बढ़ रही है तो कीव से सटा इरपिन धमाकों में तबाह हो रहा है। रूसी सेना ने इरपिन शहर में सैन्य अस्पताल पर बमबारी की है। कीव शहर या उसके आसपास कोई बड़ा धमाका अब तक नहीं हुआ है। हाँ, इसके पास एक शहर है, शहर नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा कस्बा है जो इसका सबर्ब है कीव का, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर इरपिन। वहां जरूर पिछले 72 घंटे से काफी फाइटिंग हुई है, काफी फायरिंग चल रही है। और ऐसी रिपोर्ट्स मेरे सुनने में आई है कि वहां आज भी काफी फायरिंग हुई है। कीव के पास मरखलेवका गांव पर रूसी सेना ने हवाई हमले किए। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई।
कीव के पास बुका में रूसी सेना ने आम जनता पर गोलियां बरसाई। यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने बुका में एक कार पर भी जमकर फायरिंग की। हादसे में 17 साल की एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत हो गई। साफ है कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। यहाँ सायरन बज रहा है अभी। ये लगभग 14 घंटे के बाद पहला सायरन बजा है अभी आज सुबह। जी। रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन की जनता का सड़कों पर आना रूस की राह मुश्किल कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 66,200 से ज्यादा यूक्रेनी पुरुष जंग में लड़ने के लिए विदेश से लौट रहे हैं। खेरसन में रूसी फौज की गाड़ियों के सामने आम जनता लेट गई। तो वहीं मेलिटोपोल में भी नागरिकों ने रूसी सेना को घेर लिया। इसी बीच यूक्रेन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यूक्रेन की सेना रूस के विमानों को घिरा रही है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि अब तक 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं रूस की सेना के 269 टैंक, 39 प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर गिराए जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं पेंटागन में भी कहा गया है कि रूस ने 7 दिन में यूक्रेन में 500 से अधिक मिसाइलें दागी है। लिहाजा रूस रोजाना 2 दर्जन घातक मिसाइलों को यूक्रेन पर दाग रहा है। Про те, як оживити наші міста, як відновити економіку. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових. 10 тисяч – це страшно. Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. यूक्रेन में युद्ध की विनाश लीला जारी है। 10 दिन बाद भी कीव रूस के कब्जे से बाहर है। बस बरस रही है तबाही, बरस रही है मौत, खंडहर बन रहे हैं शहर। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार के साथ लवीव से श्वेता सिंह और गीता मोहन, यूक्रेन आज तक। ये जंग नहीं आसान, चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान आप देख रहे थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें जिस तरह आर पार की लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, रूस से युद्ध में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के फाइटर पायलट कैप्टन चिबनीव की मौत की खबर सामने आ रही है। फाइटर पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। कीव शहर के बाहर यूक्रेन के कैप्टन चिबनीव की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस से युद्ध में यूक्रेन को ये बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के फाइटर पायलट बताए जा रहे हैं चिबनीव, कैप्टन चिबनीव, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। और यकीनन ये एक बड़ा झटका यूक्रेन के लिए, जो लगातार 10,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है। यूक्रेन के फाइटर पायलट कैप्टन चिबनीव की मौत की जानकारी सामने आई है। इन सब के बीच यूक्रेन की ओर से आज एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें विमान धराशायी होते हुए दिखाई दे रहा है। यूक्रेन का दावा है कि यह तस्वीर चार्निहाइव की है, जहां रूसी सेना के प्लेन को यूक्रेनी सेना ने ढेर कर दिया है। इस हमले में पायलट की मौत की खबर सामने आई। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि वहीं दूसरा पायलट बुरी तरह से घायल हो गया है, जो कि यूक्रेन की सेना के कब्जे में है। तो एक तरफ रूस का दावा कि हमने उसके पायलट को मार गिराया, दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रूसी विमान को मार गिराने का दावा जो यूक्रेन की ओर से किया गया है। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद भयावह है। रूसी विमान आ रहा था, अचानक से ही उस पर हमला होता है और फिर देखिए पहले धुएं का गुबार और उसके बाद पूरी तरह आग की लपटों के साथ शोलों में तब्दील हो जाता है ये विमान। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यहां पर किया गया है। आप देख पा रहे हैं आसमान से ये गिरता हुआ और उसके बाद आग की लपटें निकलती हैं, फिर काले धुएं का गुबार
चारों तरफ जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उससे बड़ा सवाल यह भी कि आखिर कब तक ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से सामने आती रहेंगी। रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 10वें दिन क्या है कीव में हालात, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत, जो लगातार कीव से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से आपको बीते 10 दिनों से जानकारी दे रहे हैं। गौरव की यह रिपोर्ट देखिए। इस समय हम लोग यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं और युद्ध का 10वां दिन, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोग राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच के इलाके में जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में खासी तेज शेलिंग हुई है। ओस्तुबल की बात करें या इरपिन की बात करें या बूचा की बात करें, ये आसपास के इलाके हैं और यहाँ पर भारी बमबारी की खबरें हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है कि यूक्रेन में कीव की रक्षा के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन इलाकों में है और उस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस की सेना और वायुसेना और मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ खासा तेजी से हम लोग गाड़ी इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि जब आप तेज चलाते हैं तो आप सुरक्षित वहां से निकलने का उपाय कर सकते हैं। अगर राजधानी के इस इलाके में देखें तो जगह जगह ऑब्स्टिकल्स लगाए जा रहे हैं, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि उनका लक्ष्य यही है कि रूस की सेना के टैंक जो बहुत निकट आ गए अब राजधानी कीव के, उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। तो सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स लगाए जा रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है, उस तरफ भी ऑब्स्टिकल्स है, इस तरफ भी ऑब्स्टिकल्स है, यानी रुकावटें। टैंक अगर आएगा तो टैंक को रोकने के लिए 7-7 फीट ऊंची यहाँ पर कंक्रीट के बोल्डर्स लगाए गए हैं, दीवार से खड़ी की गई है, उसके ऊपर रेत भर के टायर रखे गए हैं ताकि अगर गोला भी उन पर आए तो वो टायर में गोला लग जाए। और उसके पीछे जवान बैठे हैं लोहे के कांटेदार तार और हेजहॉग्स के पीछे टैंक को रोकने के लिए, ताकि वो फिर पलटवार भी कर सकेंगे। अच्छा, ये राजधानी कीव के अंदर भी है इस तरह के ऑब्स्टिकल्स। इनका लक्ष्य केवल यही है कि न केवल आप रूस के टैंकों को रोकिए बल्कि ऊपर से पलटवार भी कीजिए। यहाँ के सेनाध्यक्ष ने बोला अब हम डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हम ऑफेंसिव वॉर लड़ रहे हैं, जहां हम पलटवार भी कर रहे हैं रूस की सेना पर। कैमरा पर्सन पवन कुमार और मैं राजधानी कीव के अंदर से इस समय रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने किस तरह के ऑब्स्टिकल्स, ये दीवार हर दिन और ऊंची की जाती है और चेक पॉइंट्स भी। अभी हम लोग को यहाँ कैमरा नीचे रखना पड़ेगा, यहाँ हमारी जांच भी होगी। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। इस समय हम लोग यूक्रेन की राजधानी कीव में हैं और युद्ध का 10वां दिन, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोग राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच के इलाके में जा रहे हैं। आसपास के इलाकों में खासी तेज शेलिंग हुई है। ओस्तुबल की बात करें या इरपिन की बात करें या बूचा की बात करें, जबरदस्त गोलाबारी जारी है। इन सब के बीच आप देख पा रहे हैं जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए हमारे संवाददाता गौरव सावंत, जो बता रहे हैं कि कीव में हालात इस वक्त कैसे हैं। उनके साथ पवन, हमारे कैमरा पर्सन भी वहां पर मौजूद हैं, जो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान किया, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद दोनों ओर से अलग अलग दावे होने लगे। यूक्रेन ने सीज फायर के बीच रूस पर बमबारी का आरोप लगाया, तो रूस की ओर से कहा गया कि युद्ध क्षेत्र से दरअसल चाहता ही नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार पल पल हालात वहां पर बिगड़ते हुए यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम लगभग पूरा हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा गया है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम पूरा कर लिया गया है। यूक्रेन में रूस की सेना हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन के मंत्री के बयान के बाद हाई अलर्ट पर है। पुतिन की ओर से यह बयान सामने आया है। विशेष सैन्य अभियान शुरू करना कठिन फैसला रहा हमारे लिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से ये तमाम बातें आज मीडिया के सामने कही गई हैं। यूक्रेन से जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, जिनके हस्ताक्षर के बाद, जिनके आदेश के बाद इतना बड़ा हमला यूक्रेन में किया गया, उनकी ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर सैन्य अभियान आपका पूरा हो गया है, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का आपका काम लगभग पूरा हो गया है, जो खुद ही पुतिन बता रहे हैं, तो इसके आगे क्या
क्या वो रुकेंगे? एक बार फिर से बातचीत के जरिए कूटनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी या फिर अलग अलग हिस्सों में, जैसा राजेश पवार इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कीव से। राजेश, सीधी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह कहा गया है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करने का हमारा काम पूरा हो चुका है। इसका क्या मतलब समझा जाए? राजेश के पास हम चलेंगे। आपको बता दें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, फौरन राजेश से हम जानकारी लेंगे। आपने देखा भी था राजेश, जब शाम को 5 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस समय किस तरह से यूक्रेनी सैनिकों की ओर से उन्हें रोका गया, पहले उनकी जांच की गई और फिर उनको जाने दिया गया। इस तरह की स्थिति कीव में बनी हुई। राजेश, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बड़ा बयान पुतिन का सामने आया है, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम लगभग पूरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान क्या समझे राजेश? देखिए, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये चीज ग्राउंड पे वेरीफाई करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसा हमने देखा, जितने फ्रीडम के साथ रशियन मिसाइल्स और जहाज जहां चाहे वहां बमबारी कर रहे थे, जिन टारगेट चाहे उनको निशाना बना रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उन्हें आसानी से उन्होंने कब्जा कर लिया। इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन हर मिलिट्री टारगेट को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, स्पेशली वेस्टर्न यूक्रेन में। इसको थोड़ा शक की निगाह से देखना पड़ेगा। ओवर टू यू। वहां के हालात क्या हैं, कीव के हालात क्या हैं और आपका अनुभव में मैं आपसे जानना चाहूंगी राजेश। जब आप शाम के 5 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय यूक्रेन के तमाम फोर्सेस की ओर से आपको रोका गया, आपकी चेकिंग की गई। उसके बाद जब उनको वो सेटिस्फाई हो गए कि आप मीडिया पर्सन है, उसके बाद आपको जाने दिया गया। कीव की अगर मैं जानकारी चाहूं तो इस वक्त राजधानी कीव की स्थिति, वहां के हालात कैसे हैं राजेश? देखिए, मेरे को उन्होंने ऐसे नहीं जाने दिया। मैं जू को मैं कवर कर रहा था, जो यहाँ का चिड़ियाघर है कीव का। मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है और मैं चाहता था दुनिया ये देखे कि वॉर जोन में जो जानवर हैं वहां पे, वो भी किस मुसीबत में हैं। उनका खाना सिर्फ 10 दिन का बचा है अभी। तो मैं वहां एक रिपोर्ट करने गया था। जब बाहर निकला था, क्योंकि मेरे हाथ में, मैं कैमरे से लाइव जाता हूँ अपने फोन से, तो जब फोन उठा के चेहरे के सामने रखता हूँ तो हर किसी को ये प्रतीत होता है जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ इस वक्त फोटो लेना या रिकॉर्डिंग लेना अपनी जान के ऊपर खतरा बनाने की बात करने वाली बात है। बिल्कुल। और जब मैं लाइव था उस टाइम, तो ये मिलिशिया था, ये दौड़ के मेरी तरफ आया, राइफल कॉक कर ली थी और दौड़ के मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था। उसके बाद वो मुझे और एक मेरे साथ एक लोकल यहाँ मेरा साथी था जो मेरा कुछ हेल्प कर रहा था इसमें ट्रांसलेशन में, वो हम दोनों को अपने हेडक्वार्टर में लेके गए। वहां पे उन्होंने उस रशियन से भी बहुत ज्यादा बातचीत की। और देखिए, मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ। मैंने तो अपना पासपोर्ट दिखाया, अपना आईडी, बाकी आईडी दिखाई, मुझ पे उनको विश्वास हो गया। लेकिन उसको, क्योंकि वो रूसी भाषी था, यूक्रेनियन है लेकिन रूसी भाषी था, इसलिए उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। और जो है उसको सब कुछ दिखाया, उसने मैं पासपोर्ट तक दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। यूक्रेनियन पासपोर्ट था उसके पास में। फिर उन्होंने उससे कुछ शब्द बोलने के लिए बोले यूक्रेनियन भाषा में, और वो फॉर्चुनेटली बोल पाया, अदरवाइज उसका बहुत बुरा हश्र होना था यूक्रेन होने के बावजूद। तो जो मैं पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि किसी पे भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और रूसी और यूक्रेनियन देखने में एक जैसे लगते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं। तो उनके लिए कोई भी इस वक्त जो रूस का एजेंट उन्हें लगता है या जिसमें थोड़ा सा भी शक है, ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और इस तरह की कोई भी कार्रवाई आप ओपन में, पब्लिक में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वो खतरे से खाली नहीं है इस वक्त। ओवर टू यू। ये बड़ी जानकारी राजेश आप देते हुए, हम चाहेंगे आप अपना पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि कीव में जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हुए हैं, यकीनन वहां पर इस तरह से रिपोर्टिंग करना, जान जोखिम में डालकर, आसपास की अगर तस्वीरें बता पाए, जो आंखों देखा आपका अनुभव अभी का कहता है। और इसी के साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति का यह भी कहना है कि रूस पर प्रतिबंध, रूस को उकसाने जैसा, इस तरह की भी बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? रूस के खिलाफ प्रतिबंध, युद्ध के ऐलान जैसा ये कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इसका क्या मतलब समझा जाए राजेश? देखिए, दिस इज एन इकोनॉमिक वॉर। जो वेस्ट ने अभी लॉन्च किया है रूस के ऊपर, वो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर है और ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, चाहे वो उन्होंने हिंदुस्तान पे लगाने की कोशिश की हो पोखरण के बाद, चाहे ईरान के साथ किया हो, चाहे नॉर्थ कोरिया के साथ किया हो, चाहे वेनेजुएला के साथ किया हो, बहुत सारे मुल्क हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो एक मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल क्रिपल कर देते हैं, बिल्कुल उसको जमीन पे ले आते हैं। वहां के लोग मतलब छोटी छोटी चीजों को तरस जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा हथियार है।
ये एक तरह का वॉरफेयर है एंड इसको एस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था वेस्ट के पास, क्योंकि वो ना तो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आ सकते थे यूक्रेन के अंदर, ना कोई हथियार यूज कर सकते थे। जब भी आपसे बात होती है ये शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इसके अलावा उनके पास कोई और हथियार नहीं था और बहुत बड़ा हथियार यूज किया है। तो एक तरह का वॉरफेयर है, लेकिन रूस इसको किसी भी तरह से एक एक्सक्यूज नहीं मान सकता हमला करने का, क्योंकि वेस्ट ने, नेटो और अमेरिका ने पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी तरह से ना तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालें, ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे यूक्रेन में, ना अपने जहाज या किसी भी तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट यूक्रेन में या यूक्रेन के स्काईज में ना लेके आए। मैं आपको एक चीज और बता दूं इसी विषय में, ज़ेलेंस्की कल बहुत नाराज थे और बड़े हतोत्साहित थे। कल जब ब्रुसेल्स में मीटिंग हुई है नाटो नेशन की कल शाम को, जिसमें ज़ेलेंस्की ने अपील की थी नेटो नेशन से अपील की थी कि वो एनफोर्स करें क्लोज स्पेस, क्लोज स्काईज ओवर यूक्रेन। यूक्रेन का जो एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दें, ये उन्होंने नेटो नेशन से अपील की थी और बहुत मार्मिक अपील की थी। लेकिन नेटो देशों ने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि वो क्लोज स्पेस एनफोर्स करने के लिए या तो उनको अपनी एयर डिफेंस अपना एयर डिफेंस इक्विपमेंट यूज करना पड़ता या अपने हवाई जहाज यूज करने पड़ते, और इन दोनों का अर्थ ये होता कि वो डायरेक्ट युद्ध में शामिल हो गए हैं और ये रूस के लिए एक उकसाने का कदम होता जो ये वॉर नेटो वर्सेस रशिया बना देता। तो उन्होंने इसको साफ बना कर दिया और बिल्कुल एक से खारिज कर दिया। आपको बता दें, पल पल बदलते हालात के बीच अपने अपने दावे, चाहे रूस को ले ले या फिर यूक्रेन को ले ले, इन सब के बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने, यूक्रेन का दावा फिलहाल सुन लीजिए, 3 रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। ये यूक्रेन का दावा है, तो रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने उनके कैप्टन को मार गिराया है, यानी एक यूक्रेनी कैप्टन को मार गिराने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। जो बड़ी खबर इस वक्त की है, 3 रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, यूक्रेन ने ये कहा है। माइकोलेव में निशाने पर 3 रूसी हेलीकॉप्टर का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। यूक्रेन जिसके शहर के शहर तबाह होते हुए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेचैन और परेशान करती हुई, आज 10वां दिन है, आगे हालात कैसे बनेंगे ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इन सब के बीच पुतिन का ये बयान सामने आना कि जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जा रहे हैं वो जंग के ऐलान जैसा, क्या अपने तेवर और तीखे करते हुए नजर आ रहे हैं पुतिन? आखिर वो कौन कौन से देश हैं जिसको सीधे धमकी देने की कोशिश उनके इन शब्दों के जरिए की जा रही है, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिमी देश, ज्यादातर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पुतिन बार बार ये कहते हुए कि अगर हम 2 देशों के बीच में कोई आएगा तो फिर उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं कीव में स्थितियां बेहद गंभीर हो चली हैं। यहां आज तक संवाददाता राजेश पवार को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जांच के लिए रोका गया। उसके बाद क्या हुआ देखिए। अभी 5 मिनट पहले, बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग 15-16 घंटे के अंतराल बाद, अभी 5 मिनट पहले 2 धमाके हुए हैं। अदरवाइज पिछले 15 घंटे से, या इन जर्नलिस्ट एट लाइव टीवी, नेट रिकॉर्डिंग एट लाइव टीवी। Okay, he is calling me. He has cocked his weapon. Okay, хорошо. He has cocked his weapon at me. At a live TV. At a live stream. Okay, хорошо. Да. Yeah, a journalist. Хорошо. It's okay. Yeah, Indus journalist. Давай, шевелись. Друг. Stay safe. Okay. Here? Там? Okay, хорошо. Can I say I'm 5 minutes? Okay, хорошо. We are right now being held on gunpoint because they do not know, they don't believe, they want to see the documents. It's okay, it's a militia. Хорошо, relax. Потом покажу. Так а что, чего ты оружием угрожаешь? Давай, разбирай. Не осталось только нажать. Ручку выкинь. Что он хочет? What he say? Oh, хорошо. Пожалуйста. Карманом убери.
понимаете, что вы сейчас понимаю, что так плавал? You там? Да. Okay, хорошо, relax. Yeah, Indus тебе друг, okay? Друг. They are taking me to a place, they want to check the documents, maybe taking me to their boss, but nothing to worry as such. I have documents. Huh? राजेश पवार लाइव जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त गन पॉइंट पर यूक्रेनी सेना की ओर से रोक लिया गया था और फिर आपने देखा सारे कागजात दिखाने के बाद और फिर राजेश अपने अनुभव भी बता रहे थे कि कितनी देर के बाद उनको छोड़ा गया है। कीव में स्थितियां बेहद गंभीर हैं, बेहद भयावह हैं। यहां आज तक संवाददाता राजेश पवार को आप सबने देखा कि किस तरह से जांच के लिए रोका गया था और उसके बाद स्थितियां किस तरह की बनी थी। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही है। रूस कई बार जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने का दावा कर चुका है। वहीं जेलेंस्की बार बार वीडियो जारी कर रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे होने की बात कर रहे हैं। किसका दावा सही है अब इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन दावे दोनों ओर से पुरजोर तरीके से किए जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का सबसे बड़ा चेहरा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो शख्स जो इस वक्त दुनिया के लिए महानायक बना हुआ है, वो शख्स जिसने 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जे के रूस के अरमान पर पानी फेर दिया, वो शख्स जिसने इस जंग का रुख ही बदल दिया। आखिर वो जेलेंस्की है क्या? एक बार फिर रूसी मीडिया की ओर से दावा किया गया कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए हैं, लेकिन जेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और यूक्रेन न छोड़ने का दम भरा वीडियो जारी किया। तो वहीं रूस के खिलाफ जंग में शामिल यूक्रेन की जनता और सैनिकों को सलाम किया। Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. पूरी जंग ही जेलेंस्की की यूक्रेन में मौजूदगी की है, क्योंकि जिस जेलेंस्की के यूक्रेन छोड़कर भागने की बात कही जा रही थी, जिस जेलेंस्की को नाटो ने यूक्रेन से सुरक्षित निकलने का ऑफर दिया था, उस जेलेंस्की के यूक्रेन न छोड़ने के हुंकार ने ही जंग का रुख बदला। जेलेंस्की गरजे, रूस को ललकारा, यूक्रेन की जनता में जोश भरा, नाटो से हथियार मांगे और पूरा गेम ही बदल दिया। आज भी जेलेंस्की नाटो को नसीहत देना नहीं भूलते। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जो लोग मारे जाएंगे वो आपकी वजह से मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी की वजह से मारे जाएंगे, आपकी फूट की वजह से मारे जाएंगे। रूस की लड़ाई भी यूक्रेन से नहीं है, बल्कि पुतिन का टारगेट जेलेंस्की है, जिन्हें हटाकर वो यूक्रेन की गद्दी पर अपना आदमी बिठाना चाहते हैं। वो राष्ट्रपति जो रूस के समर्थन की बात करे, जो नाटो का विरोध करे। यही वजह है कि बार बार जेलेंस्की की हत्या की साजिश की खबरें आती हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने जेलेंस्की की हत्या के लिए शूटर भेजे हैं। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में जेलेंस्की को 3 बार मारने की कोशिश नाकाम हुई। आज एक बार फिर जेलेंस्की के महल में रूसी मिसाइल के हमले की खबर आई। खुद जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके महल को निशाना बनाया, जिसे फेल कर दिया गया है। इस मिसाइल हमले की तस्वीरें भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से जारी की गईं। इस बीच यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री अज़ारोव ने कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव के केंद्र में स्थित एक बंकर में हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये बंकर इतना मजबूत है कि इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जेलेंस्की हैं कहां, क्योंकि जो वीडियो जारी होते हैं उनसे जगह का पता चलना मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ दावों और अटकलों का खेल जारी है, जिसे लेकर यूक्रेन और रूस साइकोलॉजिकल वॉर का खेल खेल रहे हैं। ललीव से श्वेता सिंह और गीता मोहन, कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। और हर गुजरते मिनट के साथ एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बताते चले, यूक्रेन की ओर से एक और दावा किया गया है
यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है। ये नया वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में रूस के एक और विमान को गिराने का दावा किया गया है। वीडियो में रूस के एक और विमान को गिराने का दावा, एक रूसी पायलट को पकड़ने का दावा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उसके हाथ को ऊपर कर लिया गया है। यकीनन गन पॉइंट पर उसको रखा गया होगा और फिर उससे बातचीत भी की जा रही है। यूक्रेन की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। हालांकि वीडियो को लेकर अलग अलग दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो यूक्रेन की ओर से रूस के विमान को मार गिराने का दावा और इस वीडियो के जरिए ये बताने का दावा कि एक रूसी पायलट हमारी पकड़ में आ गया है। आपको बताते चले, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की ओर से 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है और ये तस्वीर आपके सामने है। एक रूसी पायलट को पकड़ने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह लवीव में है। वहां के हालात अभी उतने नाजुक नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसा कि दूसरे जगहों पे है, लेकिन श्वेता की कोशिश यह है कि लवीव से कीव का रास्ता तय किया जाए। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात रात भर इस बर्फबारी के साथ रात रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा। रूसी आक्रमण के लिए नारे यहाँ पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां कहां से चल चल कर यहाँ पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। लवीव से श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। वहीं जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान किया, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद दोनों ओर से अलग अलग दावे होने लगे। यूक्रेन ने सीज फायर के बीच रूस पर बमबारी का आरोप लगा दिया, तो रूस की ओर से कहा गया युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकलने नहीं दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के शहर शहर में रूसी सेना का डबल अटैक जारी है। शहरों पर रूसी सेना आसमान से बम बारूद बरसा रही है, वहीं जमीन पर रूसी टैंक शहरों में तबाही मचा रहे हैं। युद्ध की इस विभीषिका के बीच आ रही त्रासदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की सबसे ज्यादा मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। आम आदमी के दर्द को देखते हुए दुनिया के कई देश लगातार रूस से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने 2 यूक्रेन के अहम शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। मारियुपोल और वोल्नोवा में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीज फायर का ऐलान किया, जिसका मकसद युद्ध में फंसे लोगों को निकाला जाना है।
अभी ये कहा जा रहा है ये सीजफायर तब तक रहेगा जब तक नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो छात्र छात्राएं वहां पर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक वहां पर हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां पर है, गर्भवती महिलाएं जो वहां पर है, वो सब जो युद्ध क्षेत्र से निकलना चाहते हैं या जो लोग बीमार हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको सहूलियत दी जाएगी कि वो सफेद झंडा लेकर अपने इलाकों से निकलें और वो सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंच सके। भारत सरकार ने भी ये कहा है, पेशुचिन समेत 3 स्थानों का उन्होंने नाम दिया है कि उन जगहों पर पहुंचिए। मुझे ये अभी जानकारी भारतीय दूतावास से भी मिल रही है कि उन्होंने भी कुछ बसों का इंतजाम करने का प्रयास किया है। भारतीय समुदाय जो यहां पर कीव में मौजूद है वो कुछ बसों और ट्रकों का इंतजाम कर रहा है कि उन बच्चों को सुरक्षित वहां से निकालकर बेलगोरोड पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी। सीज फायर के दौरान बनाए गए मानवीय कॉरिडोर मारियुपोल से लेकर पश्चिमी में बसे जेपोरोजिया तक जोड़ा गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में बसे मारियुपोल शहर की आबादी 4.5 लाख के करीब है, जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और रणनीतिक तौर पर यह शहर बेहद अहम माना जाता है। गुरुवार को ही रूसी सेना ने मारियुपोल शहर की घेराबंदी कर हमले तेज कर दिए थे, जिसके बाद शहर के मेयर ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर की मांग की थी। इसके साथ ही खाने और पानी की व्यवस्था के लिए रूसी सेना से हमले रोकने की अपील की थी। वहीं जिस दूसरे शहर वोल्नोवाखा में रूस ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है, उसके युद्ध के दौरान बड़ी अहमियत है, क्योंकि वोल्नोवाखा शहर मारियुपोल और दोनेत्स्क को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। रूस की ओर से 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यूक्रेन की घेराबंदी के बाद कई शहरों में मानवीय संकट पैदा हो गया है। बर्बादी के इस दौर के बीच जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार यूक्रेन छोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और अब भी लाखों लोग यूक्रेन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल बोर्ड पे लिखा है नेटो क्लोज द स्काई, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। ये बिल बोर्ड जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, अभी संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं पूरे शहर में। उस पर लिखा है नेटो प्लीज क्लोज द यूक्रेन स्काईज, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा जो जनता का मैसेज है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का मैसेज है, ये वो देना चाह रहे हैं। और ऐसे बिलबोर्ड्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, इस वक्त इस तरह का संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं। हालांकि 2 शहरों के सीज फायर के अलावा बाकी शहरों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी हमले को रोकने के लिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की जेलेंस्की की मांग को ठुकरा दिया है, जिसके बाद भड़के जेलेंस्की ने कहा, ये जानते हुए कि रूस नहीं हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी। इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेन शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बीच कुछ जानकार 2 शहरों में सीज फायर को रूस की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं, ताकि यूक्रेन की ओर से लगाए जा रहे आम लोगों के कत्लेआम के आरोपों को गलत साबित किया जा सके। लवली ले, श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह और गीता मोहन इस वक्त यूक्रेन के शहर लवीव में हैं। उन्होंने एक साथ वहां के हालात का जायजा लिया। तो गीता मोहन और मैं श्वेता सिंह यहाँ पर इस समय लवीव में मौजूद हैं। ये यहाँ का ओल्ड सिटी स्क्वायर कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत और हर तरह देखिए। लेकिन अभी क्या है, जितनी भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं सबको कवर किया जा रहा है। मतलब गीता, मुझे हमेशा मन करता था कि मैं यूरोप में बैकपैकिंग जाऊँ, सिर्फ एक हैंडबैग लेकर और यूक्रेन देखूं, यूक्रेन भी देखूं यूरोप के एडिशन में। लेकिन आज जब यहाँ पर आ रही हूँ, देखिए बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है यहाँ पर, बहुत तेज ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में लगातार यहाँ पर तापमान। लेकिन क्या स्थिति है, सिर्फ शरणार्थी आपको वहाँ बिल्कुल रेफ्यूजीज है, बहुत सारे जो ईस्टर्न यूक्रेन से आ रहे हैं श्वेता, लेकिन बहुत सारे लवीव के भी हैं जो डरे हुए हैं क्योंकि पुतिन रुक नहीं रहा है। रूस का एग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ईस्टर्न फ्रंट में है, नॉर्दर्न में पहुंच गया है और इनको लगता है कि लवीव में भी पहुंच जाएगा। क्योंकि 2 देशों की लड़ाई होती है तो कौन सही है कौन गलत है नहीं होता है। युद्ध जब होता है वहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो पूरी तरीके से व्यस्त होता रहता है। हम सड़क के रास्ते यहाँ पर पहुंचे, हम बॉर्डर को मतलब पैदल क्रॉस किया। ये तो एक बैग आप हमारी फील्ड पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा बैग, चूंकि आपको पता नहीं कितने दिन तक युद्ध क्षेत्र में रहेंगे। कपड़े नहीं, लेकिन आप खाने पीने की चीजें अपने साथ रखते हैं, थोड़ा बहुत पानी जितना भी आप रख सकते हैं, जो लेकर हम आ रहे थे वहां से। हम इकलौते थे जो इस तरफ पार कर रहे थे। जी, गाँव को देखते हुए लंबे लंबे क्यूज एंड लाइन्स ऑफ गाड़ियों को देखते हुए
बसेस को देखते हुए औरतें बच्चे चलते हुए बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पलायन किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करने को मजबूर हैं लोग। यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे लवीव से होते हुए, अब हम पूरे यूक्रेन की स्थिति आपको दिखाते चलेंगे। हमारा निशाना है कीव, जो लगातार आक्रमण पे है। मैं कॉन्फ्लिक्ट कवर करती हूँ, मैं डिफेंस कवर करती हूँ। गीता फॉरेन अफेयर्स, मुझे नहीं लगता गीता से बेहतर रिपोर्टर इस समय कोई है, और हम कोशिश करेंगे कि चाहे देशों के रिश्ते हों या फिर वो हथियार, वो सैनिक हो सड़क पर, हर एक पहलू आपके लिए हम अपनी रिपोर्टर्स डायरी की नजर से लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारी ये वीडियो जरूर देखें। हमारे संवाददाता इस वक्त कीव में हैं और उन्होंने वहां एक ऐसी लड़की से बातचीत की जिसे नौकरी छोड़कर सेना की वर्दी पहन ली है और रूसी सैनिकों से जंग के लिए तैयार है। I'm here with a Ukrainian soldier, a girl, a very young girl who is fighting for her country, for Ukraine. And she has been very kind to give this interview to me. I'm right now standing on the outskirts of Ukraine, of Kyiv, near a military checkpost. May I know your name, please? My name is Alina. Alina, please. Okay, Alina, how old are you? How old are you? So what to be late? Like 26. 26. And what were you doing before the war started? What was your job? I worked in marketing. You were in marketing. And for how long did you join army now? For how many days back? Just as soon as the war started. So as soon as the war started, you joined the army. And how has been your experience? It's great. It's been great. We have all the needed supplies from volunteers because I'm in territory defense, not like the army itself. But all the people have been very kind, and like all the locals, they support Ukraine and they want to do like everything they can to help territory defense and army because everybody is worried about the future of Ukraine and everybody wants, to contribute and to make sure everything's okay and that Russia goes away. And can I see your weapon, please? Can I see your weapons? All right, can you show the weapon, please? What weapon is this? What's the name of this rifle? Is it AK-47? Yeah, it is. Kalashnikov. 47 or what brand? 47. Okay, and you can handle it very well? I can. Very good. Thank you very much. And you think you can fight against the Russian army? Yeah, we will definitely. Thank you very much. Thank you.